तो स्टूडेंट्स हमने जो पिछला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था। पीछे के 3 पार्ट्स आपने देखे थे, पार्ट 1, 2 और 3, जिसके अंदर आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसी कड़ी में करते हुए आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, सार एवं लवण। क्या होते हैं अम्ल, सार, लवण, किस प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सारा डिस्कस करते हुए पार्ट्स के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़े, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और इस फ्री लाइव क्लास का ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करके प्रत्येक स्टूडेंट है वो इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, तो हम जो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर अम्ल, सार और लवण। हालांकि 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपने अम्ल, सारों के बारे में, लवणों के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान लिया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, जीरो से आपको बताने जा रही हूँ कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 नाम आते हैं आपके सामने, अम्ल, सार और लवण। अब क्या होते हैं अम्ल, सार और लवण? आपने एक नाम सुना होगा, पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसी स्केल होती है जिसका मान होता है 0 से लेकर 14 के बीच में, और इसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो होती है 7। अब देखिए, किसी पदार्थ की पीएच ज्ञात की जाती है कि अगर उसकी पीएच का मान 0 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वो क्या है? अम्ल है। दूसरा, अगर किसी पदार्थ की पीएच का मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वो क्या है? सार, एसिड, बेस। अब देखिए, जैसे जैसे हम 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता का गुण है वो कम होता जाता है। यानी अगर आप ऐसा बोल दो कि 7 से आप 0 की तरफ आओगे तो अम्लीयता है वो बढ़ेगी। क्या करेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। और यदि आप 7 से 14 की तरफ जाओगे तो सारीयता बढ़ेगी, सारीयता बढ़ेगी। ये जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसने देखा कि प्रत्येक पदार्थ की पीएच निकालो, मापन यंत्रों द्वारा पीएच निकालो। अगर उसकी पीएच का मान 0 से 7 के बीच में आ रहा है मतलब कंफर्म हो गया वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। अगर उसकी पीएच का मान 7 से 14 के बीच में आ रहा है मतलब वो पदार्थ क्या है? सार है। अब एक पदार्थ ऐसा है जिसकी पीएच है 1 और एक पदार्थ ऐसा है जिसकी पीएच है 6। इन दोनों में से ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो प्रबल अम्ल 1 पीएच वाला होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप 7 से 0 की तरफ आओगे अम्लीयता बढ़ेगी, यानी वो प्रबल अम्ल है वो उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो एक पदार्थ है जिसकी पीएच 1, एक है 6, जितना कम पीएच होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। उसी प्रकार देखिए सार, एक पदार्थ ऐसा है जिसकी पीएच है 8 और एक पदार्थ ऐसा है जिसकी पीएच है 13। तो इनमें से प्रबल सार कौन सा होगा? 13 वाला है वो प्रबल सार होगा। यानी आप जैसे ही 7 से 14 की तरफ जाओगे तो पदार्थ की सारीयता बढ़ती जाएगी। एक बेसिक नॉलेज हो गया कि एक ऐसी स्केल जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये स्केल क्या करती है? किसी पदार्थ की अम्लीयता या सारीयता की प्रवृत्ति बताती है। अगर इस स्केल में किसी पदार्थ का मान 0 से लेकर 7 के बीच आ गया मतलब वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 से 14 के बीच में आ गई मतलब वो पदार्थ क्या है? सार है। ठीक है, अब अगर 0 के पास में, यानी जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो अम्लीयता की तरफ बढ़ेगा, जिसकी पीएच ज्यादा होगी वो क्या होगा? सारीयता की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए किसी पदार्थ की पीएच 7 हो गई तो वो पदार्थ कैसा होगा? उदासीन। यानी ना तो उसके अंदर अम्ल के गुण है ना ही सार के गुण है। अम्ल यानी खट्टा, सार यानी कड़वा या खारा। आप देखते हो समुद्र का पानी नमकीन होता है मतलब वो क्या? एक प्रकार का सार है। अम्ल, अम्ल यानी तेजाब, ऐसा पदार्थ जो किसी पर भी गिरने पर उसको जला देता है। स्किन हो, कोई पदार्थ हो, जितना प्रबल अम्ल होगा उसको जलाने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अम्ल क्या करते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं
और सार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सारे टॉपिक आपने जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपने 8th क्लास में 9th में बिल्कुल पढ़ लिए, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक नाम याद रख लीजिए आप, अनिल। क्या नाम है? अनिल। एक पेपर होता है जिसका नाम है लिटमस पत्र। क्या नाम होता है उसका? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। इस लिटमस पत्र को एक प्रकार का सूचक कहा जाता है। सूचक मतलब सूचना देने वाला। ये कलर चेंज करके बता देगा कि आपने जो पदार्थ गिरा है वो क्या है। यानी जो अम्ल होता है ये क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। नीले को क्या करेगा? लाल। मैंने अभी आपको एक नाम बताया, क्या नाम बताया? अनिल। इस एक को याद रख लो, सार इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जो अम्ल होता है वो नीले को क्या बना देता है? लाल कलर में चेंज कर देता है। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। और फिर सार क्या करेगा? इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? सार क्या करेगा? लाल रंग को नीले रंग में बदल देगा। सार क्या करता है? लाल रंग को नीले रंग में बदल देता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अम्ल नीले को लाल करता है या सार नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं। अनिल नाम याद कर लेना। अम्ल नीले रंग को लाल में बदल देता है, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और सार इसका उल्टा हो जाएगा। सार क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा। आया बिल्कुल आपको समझ में? अम्ल सार वे पदार्थ जिनकी पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में होती है अम्ल कहलाते हैं। जिसकी पीएच 7 से जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। वे पदार्थ जिनकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है सार कहलाते हैं। जिनकी पीएच 7 से जितनी ज्यादा 14 की तरफ होगी उतनी ही वो प्रबल सार होंगे। यानी एक पदार्थ जिसकी पीएच 13 है, एक पदार्थ जिसकी पीएच 8-9 है, वो 8-9 वाला दुर्बल सार होगा, जबकि 13-14 वाला प्रबल सार होगा। ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे, सार स्वाद में कड़वे। ठीक है। अब देखिए, अब हम टॉपिक पे आते हैं कि आपके टॉपिक में क्या बताया हुआ पॉइंट्स। एक नाम आया आपके इसमें लवण। लवण क्या होता है कि जब अम्ल और सार को मिला दिया जाता है तो एक ऐसा उदासीन पदार्थ बनता है जिसमें ना तो अम्लीयता के गुण रहते हैं ना सारीता के गुण रहते हैं, या दोनों के मिक्स हो जाते हैं। ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। लवण यानी नमक, लूण बोलते हैं सामान्य भाषा में। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसके अंदर सोडियम तो होता है सार और क्लोरीन होता है अम्ल। आपने सोडियम सार और क्लोरीन अम्ल दोनों को मिला दिया तो जो नया पदार्थ बना वो क्या बन गया? लवण बन गया। ठीक है। अब देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल सारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आपको कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। यानी अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उसको सार दो, सार के प्रभाव को कम करने के लिए उसको क्या दो? अम्ल दो। अगर आपने किसी के अम्लीयता, अम्लीयता मतलब आप एसिडिटी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आपने खाना खाया, ज्यादा मसालेदार खाना खाया, आपके सीने में जलन होने लगी, पेट में जलन होने लगी, मतलब आपके शरीर में एसिडिटी बन गई। उस एसिडिटी को रोकने के लिए आप वापस अम्ल दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अम्ल तो ऑलरेडी है आपके शरीर में। उसको कम करने के लिए आप क्या दोगे? सार दोगे। तो सार देखिए इसने बोला है आप उसको क्या दोगे? नींबू पानी दोगे क्या? नहीं, नींबू पानी तो क्या है? नींबू खट्टा है, मतलब उसके अंदर अम्लीयता है, वो पहले से ही अम्ल से प्रॉब्लम है। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी के सीने में जलन है, वो बोल रहा है मेरे को एसिडिटी हो रही है, तो कभी उसको नींबू पानी मत पिलाना, क्योंकि वो एसिडिटी को बढ़ा देती है। उसकी तुलना में आप उसको क्या दो? सिरका या बेकिंग सोडा, क्योंकि ये क्या होता है? सार होता है जो अम्लीयता के प्रभाव को कम करेगा। तो बेकिंग सोडा से राहत मिलेगी। उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? इसी गुण धर्म का ध्यान रखना है कि अम्लीयता के प्रभाव को कम करने के लिए उसको सार देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अम्ल एवं सारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है,
ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी मैंने आपको बताया अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। लिटमस पत्र क्या है, एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल का बिल्कुल उल्टा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लिटमस क्या एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, कई प्रयोगशाला में भी सूचक बनाए जाते हैं, लेकिन लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों में जैसे हल्दी लग गई, आपने जैसे उसको साबुन से धोया, उसका कलर कैसा हो गया, लाल हुआ। वाग नहीं हुआ, मतलब साबुन की क्रिया होने से उसका कलर चेंज हो गया। तो किसी भी अन्य पदार्थ की क्रिया होने से जब कोई अपना कलर चेंज कर दे तो वही क्या कहलाता है, सूचक। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक, वाग नहीं हुआ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रवृत्ति वाला साबुन रगड़ते हैं, हालांकि साबुन की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षार की होती है, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोलेप्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको पूछे बताइए इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस, हल्दी। आपको पूछा कृत्रिम सूचक कौन सा है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोलेप्थेलिन। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और जब समाप्त होकर एक नया पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे, ठीक है। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है, इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब ये किस कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। इन्हें हम अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं या केवल सूचक भी कहते हैं। देखिए ये स्टूडेंट जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये बहुत काम के, बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन सब के अंदर यही 9th 10th की साइंस के जो ये छोटे छोटे पॉइंट जिनको आप अभी इग्नोर करके चल रहे हो, ये बिल्कुल की पॉइंट्स होते हैं साइंस के, इनमें से मैक्सिमम है वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जो ये अम्ल और क्षार होते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म मतलब अम्ल अगर किसी के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार अगर किसी के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार है वो सबसे पहले धातु के साथ क्रिया कैसे करते हैं। आवर्त सारणी के अंदर जितने भी दाईं ओर तत्व स्थित होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, धातु। बाईं ओर स्थित तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु। और उनके बीच में कुछ सीढ़ी नुमा संरचना जैसे 7-8 तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो मैंने बार बार बोल रहा है एक बात आपको कि अपने पास बुक रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जो जो पढ़ा रही हूँ उसको अंडरलाइन करते जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ याद करने लायक उसको आप स्टार मार्क करते जाइए और साथ साथ में समझ आएगा आपको, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए अगर आप अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराओगे तो एक तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये जो पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अम्लों की क्रिया धातु के साथ बनती है तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या बनता है, लवण बन जाता है। अब आप सोचोगे कि लवण तो क्षार और अम्ल के मिलने से बनता है, फिर यहाँ पर जब अम्ल धातु के साथ मिला तो लवण कैसे बना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि धातुएं हमेशा क्षारीय होती है,
जबकि अधातुएं हमेशा अम्लीय होती है। ठीक है, धातु यानी यहाँ पर क्या होगा, सार, तो अम्ल और सार मिलेंगे तो लवण बनेगा। और यहाँ पर हमने सार के रूप में धातु को लिया है, तो धातुएं हमेशा क्या करती है, अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखिए आगे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके सामने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्या ले लिया है, लवण लिया है, साथ में कौन सी गैस मिलाई, कौन सी धातु मिलाई, जिंक। देखिए जो ये अभिक्रिया दी हुई है इसमें क्या लिखा है, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देते हैं या निकाल देते हैं, और एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु, जिससे लवण बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ, पिछले प्लाट के अंदर हमने बोला था कि अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो उसके कोष्टक में S लिखा हुआ गया, सॉलिड या ठोस। अगर कोई पदार्थ घुलित अवस्था में, उसका घोल है पानी के अंदर, तो उसके कोष्टक में AQ लिखा होगा, एक्वस यानी जलीय अवस्था के अंदर है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, जलीय अवस्था में होगा, जिंक धातु को इसके साथ मिलाया हुआ है, तो एक तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, ठोस अवस्था में बनेगा, और साथ में गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहला पॉइंट क्या आ गया कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये पॉइंट आपको पूरी जो ये लाइन दी हुई है ना आपके एग्जाम्पल के रूप में, ये आपके की पॉइंट है इसका पूरा, कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक तो लवण बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अगर आपने इस पॉइंट को याद कर लिया तो आप कोई भी अभिक्रिया बना सकते हो। आपको दिख रहा है अम्ल है, साथ के अंदर धातु है, तो आपको एक तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकालनी है, और बाकी अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, कैसे आगे बनाते हैं, वो पिछले प्लाट के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके है वो क्या बनाते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3 सोडियम के साथ है तो सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं इसको। और तीसरा अगला आ गया NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं इसको। इन दोनों की जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक प्रकार का, जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो एक तो बनेगा लवण सोडियम क्लोराइड, साथ में पानी बनेगा और साथ में गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो क्या ध्यान रखना है कि जब अम्लों की क्रिया है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी के अणु निकलते हैं और बाकी क्या बनता है, लवण बनता है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या क्रिया होगी, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ना, इसको अगर आप चूने के पानी में प्रसारित करोगे, उसके अंदर डालोगे, तो उस चूने के पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए जब चूने का पानी होता है, चूने के पानी का फॉर्मूला याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करोगे तो एक श्वेत अवक्षेप बनेगा, और श्वेत अवक्षेप क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में क्या निकलेगा, पानी का अणु निकलेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि चूने का पानी दूधिया कब हो जाता है, जब उसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। या क्वेश्चन पूछा गया कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग है वो दूधिया हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होगी, निम्न अभिक्रिया होगी। अगर आपने चूने का पानी लिया और उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट से ज्यादा प्रवाहित कर दी तो ये जल में विलयशील हो जाएगा। अवक्षेप का मतलब है कि झाग की तरह ऊपर आ जाएगा, घुलेगा नहीं। और अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की
तो ये पदार्थ क्या करेगा, जल के अंदर विलयशील हो जाएगा यानी घुल जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट मात्रा में प्रवाहित किया है तो वो ऊपर झाग की तरह अवक्षेप की तरह आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा प्रवाहित कर दिया तो वो उसके अंदर घुल जाएगा। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जैसे पहले वाले पॉइंट का की पॉइंट था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी प्रकार यहाँ जब अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी जब धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा, साथ में गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये गैस क्या करेगी, चूने के पानी को दूधिया कर देगी। अगला पॉइंट है अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। यदि आपने अम्ल और क्षारक को मिला दिया तो क्या बनेगा, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो एक लवण बनाते हैं, और वो अभिक्रिया में दोनों ही ना तो अम्ल का प्रभाव रहेगा ना क्षार का रहेगा, यानी वो उदासीन हो जाएंगे, और इस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। जब क्षार और अम्ल मिला तो एक लवण बना, लूण या नमक बना। आपको पता होगा कि जो हम दैनिक जीवन में खाने के लिए भोजन में उपयोग लेते हैं नमक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। रासायनिक भाषा में उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो एक तो लवण बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, पानी का अणु निकलेगा। देखो, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, जल का अणु बनता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और स्टार मार्क लगा लीजिए, आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्षारक यानी क्षार प्लस अम्ल मिलकर लवण बनाएंगे, साथ में जल का अणु बनेगा, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी अम्ल है वो धातु के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। तो देखिए, जब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ मिलेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही क्या बनेगा, लवण और जल। धातु का ऑक्साइड है मतलब उसके अंदर गुण कैसा है, क्षार का गुण है कि नहीं है, और साथ में हम अम्ल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रियाओं के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि धातुओं के अंदर गुण किसका होता है, क्षार का होगा। तो जो धातुएं ऑक्साइड बनाएंगी वो और क्षार ऑक्साइड बनाएंगे, उनमें कुछ अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो धातु के ऑक्साइड होंगे उनको हम क्षारों के ऑक्साइड है वो कह सकते हैं। फिर आता है क्षारों की अभिक्रिया, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इस यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो उसको आपके सोल्व करूंगी, और डाउट नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, जो जो अभिक्रिया बताइए, आपको याद करते हुए चलता है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।